Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting session 2 of computer technology. In the previous lecture we have learnt about the introduction of computer, and today's lecture we are going to learn about the computer architecture, or which is also called von Neumann architecture, which is the most asked question in the college level examinations as well as in like competitive examinations or in interviews. So please be focused while learning this lesson. We'll start. See, what is computer architecture or von Neumann architecture? So see, you can see the example that पहले आता है इनपुट डिवाइस जो कि कनेक्टेड होता है सीपीयू से, देन आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये एक आर्किटेक्चर है। अब ये कैसे वर्क करता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट हम पहले इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, इनपुट डिवाइस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे हमने कुछ टाइप किया कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से, स्कैनर की मदद से, जॉय स्टिक की मदद से, तो ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। अब सीपीयू, इनपुट डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इनपुट लेता है, देन वो प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज करता है और फिर हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो सीपीयू में जितना भी हमने इनपुट दिया उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, देन हमें आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गया। हमें जो भी आउटपुट मिलते हैं वो हमारे मॉनिटर पे ही हम देख पाते हैं ना। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आइए आगे पढ़ते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, फर्स्ट क्या आता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है पूरा जो जैसे जिस फ्लो में हमारा कंप्यूटर वर्क करता है उसका एंड टू एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप इस डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिफर्स टू द एंड टू एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डिटरमाइंस हाउ इट्स कंपोनेंट interact with each other in helping to execute the machine purpose, that is processing data, often avoiding any reference to the actual technical implementation। देखो, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है हमारे पूरे कंप्यूटर का एंड टू एंड स्ट्रक्चर, कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हमारे कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सब हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नाउ अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट। एंड व्हाट इज इनपुट यूनिट? The unit through which data and instructions are entered into computer is called input unit। input unit वो यूनिट होती है जिसके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, वो कहलाती है हमारी इनपुट यूनिट। नाउ आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है द यूनिट बाय विच द यूजर गेट्स द रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर यूनिट, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने कोई भी इनपुट दिया, सपोज करो मैंने कीबोर्ड से टाइप किया कि मुझे कैलकुलेशन करना है, एंड देन वो सीपीयू में प्रोसेस हुआ, देन हमें आउटपुट मिला। तो आउटपुट मिला तो हमें वो आउटपुट कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पर। नाउ हमारा क्या आता है? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब इसका कोई मतलब बता सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को क्यों कहा जाता है? तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि जो भी हमारा डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है वो सब सीपीयू ही करता है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से तो हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से हमें आउटपुट मिल जाता है, बट वो डेटा परफॉर्म कहाँ हो रहा है, वो डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, उस डेटा पे वर्क कहाँ हो रहा है, इन सीपीयू। सो इसीलिए हम सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग वर्क इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि इनपुट डिवाइसेस आर जस्ट फॉर like providing the input data or information, and output devices are for just viewing the data, like watching the data we can say। but जो पूरा जो डेटा है वो प्रोसेस कहाँ होता है, हमारा सीपीयू में। इसी वजह से हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब सीपीयू के अंदर भी कितनी चीजें होती हैं कि वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है ये हम देखेंगे। तो सीपीयू जो होता है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CU भी कहते हैं। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, जिसे हम MU भी कहते हैं। तो सीपीयू हमारा 3 पार्ट से बना होता है। आइए हम इन 3 पार्ट्स को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती क्या है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वो यूनिट होती है जो हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। आइए जैसे डेफिनेशन देखते हैं। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ फंडामेंटल डिजिटल सर्किट विद इन अ कंप्यूटर। ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि हमारे सीपीयू में होता है और रिस्पॉन्सिबल क्या परफॉर्म करने के लिए होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। इन्हें हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनरी लैंग्वेज। और मशीनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट है जो कि हमारे सीपीयू में प्रेजेंट होती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सपोज कीजिए कि मैंने इनपुट में तो दिया कि मुझे 4 और 5 को ऐड करना है, बट क्या कंप्यूटर समझ पाएगा? कंप्यूटर को इंग्लिश आती है या फिर कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज आती है? नहीं, कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देन वर्क करेगा, देन हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज कंप्यूटर को सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज समझ आती है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस। द ALU परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो हम समझ गए कि ये हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आ गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमारा ALU जो होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है, वो बेसिक जो हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक जो मैथमेटिकल फंक्शंस होता है वो परफॉर्म करता है। अब जो सेकंड उसका फंक्शन है वो है लॉजिकल ऑपरेशंस।
तो लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एंड, और, नॉट, एक्सॉर, विच मैनिपुलेट्स बूलियन वैल्यूज। इसके बारे में बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, एंड, और, नॉट एंड जोर क्या होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हमारा जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी यूज होता है, उसका फंक्शन होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज कंपैरिजन। जो हमारा ALU है वो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अनदर। तो इन शॉर्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से हमें ये समझ आता है कि जो हमारी यूनिट है वो एक डिजिटल सर्किट है जो कि हमारे CPU में प्रेजेंट है, और वो किस लिए यूज की जाती है? बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सो ये था हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की कंपोनेंट्स। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब ALU के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए, अर्थमेटिक सर्किट्स होते हैं हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा अर्थमेटिक सर्किट, जो इंक्लूड करता है एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये हमारा एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स यूज इंक्लूड करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ये एक सर्किट है, डिजिटल सर्किट, जैसा कि मैंने बताया। तो ALU के अंदर 3 सर्किट होते हैं। फर्स्ट सर्किट होता है अर्थमेटिक सर्किट, जो कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है हमारा लॉजिक सर्किट, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है हमारा कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमने जो फंक्शंस देखे उसमें हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन समझे कि वो परफॉर्म करता है। बट कंट्रोल सर्किट ALU के अंदर क्या होता है? दिस सर्किट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल विच द ऑपरेशन ALU परफॉर्म्स। कंट्रोल सर्किट वो सर्किट होते हैं जब ALU कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसका जो डेटा का फ्लो होता है कि कौन सा डेटा फर्स्ट जाएगा, देन कौन सा डेटा सेकंड जाएगा, देन क्या आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो ये सब क्या संभालता है? हमारा कंट्रोल सर्किट। तो ये की कंपोनेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। Now, the next topic comes is control unit. Control unit is a part of central processing unit that manages the operation of a process. अब देखिए, हम बात करते हैं, चलो हमने एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक इनपुट तो दिया, बट वो इनपुट CPU तक पहुंचा कैसे? देन अगर आउटपुट आया तो वो आउटपुट CPU से आया कैसे? तो ये सब कौन हैंडल करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ये हमारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का फ्लो जो हमारे CPU और बाकी अदर डिवाइसेस के बीच में होता है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने कीवर्ड से कीबोर्ड से कुछ डेटा डाला तो उसका फ्लो कैसे होगा, देन वो हमें आउटपुट डिवाइस पे कैसे दिखेगा, CPU में कैसे प्रोसेस होगा, तो ये सब कौन हैंडल करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। आइए हम देखते हैं व्हाट डज द CU डू। CU means control unit, interprets computer instructions। देखो अभी इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, वैसे तो अब आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता।
कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो कि मशीनरी लैंग्वेज 010101 ओनली दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। तो सबसे पहले हमारे सीयू का जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है वो उसे मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, उसे सीपीयू समझ सके। देन जनरेट टाइमिंग सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस। अब ये टाइमिंग सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? अब ये ना हमारी जो प्रोसेस है, जैसे सपोज करो हमने बहुत सारी प्रोसेसेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करा दी, तो उसको कैसे शेड्यूल करना है कि वो कौन सी प्रोसेस कब जनरेट होगी, कौन सी प्रोसेस कब वर्क करेगी, ये सब क्या करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कोऑर्डिनेट्स द डेटा फ्लो बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ये पूरा हमारा मैनेज करता है कि हमारे जो पूरा डिवाइस है, जो हमारा इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, इनके बीच में डेटा कैसे फ्लो होता है, इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब परफॉर्म करता है। तो ये भी वही बता रहा है कि ये जितने भी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है डेटा फ्लो करने के लिए। देन डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि कौन सा सीक्वेंस में कौन सा पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन सेकंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये क्या हैंडल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। Okay, the last line is also the same, maintains the sequence of operations being performed by the CPU। ठीक है, तो ये भी वही बता रहा है। Now what comes now comes memory unit। This is the main part of CPU, memory unit। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स जहां हमारा जो डेटा है जो स्टोर होता है, अब वो कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट होता है हमारा सेट ऑफ रजिस्टर्स। मेमोरी यूनिट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर। अब हम बार बार यहाँ पे रजिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा डेटा है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। अब जो ये मेमोरी यूनिट है ना, जो सीपीयू में होती है, ये होती है टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब मैं आपको बताती हूँ टेम्पररी एंड परमानेंट मेमोरी के बीच का डिफरेंस, जो कि हम पढ़ेंगे, बट मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। टेम्पररी मेमोरी वो होती है जो जब तक हमारा कंप्यूटर या सिस्टम चालू है तब तक हमें वो डेटा मिलता रहेगा, जब तक हम उस पर वर्क कर रहे हैं तब तक हमें वो डेटा मिलता रहेगा, बट वो परमानेंटली सेव नहीं होगा जब तक हम उसे किसी पर्टिकुलर जगह पर परमानेंटली सेव नहीं कर देते। अगर सपोज करो कि मैं किसी इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म कर रही हूँ एंड सडनली लाइट चली जाए, बट मैंने वो डेटा हार्ड डिस्क या फिर मेरे किसी भी डिवाइस पे सेव नहीं किया है, तो वो डेटा हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। It is the smallest and fastest speed memory in our computer system। अब इसे fastest speed memory क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो CPU में जो होता है वो हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, और CPU में जो डेटा स्टोर होता है उसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वाइल जो डेटा हार्ड डिस्क जो परमानेंटली स्टोर होता है उसके कंपैरिजन में CPU रजिस्टर्स में जो हमारा डेटा
स्टोर होता है उसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर टेम्परली स्टोर्ड बाय द रजिस्टर मेमोरी। सी अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जहां वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, उनका एड्रेस, वो सब हमारा जो टेम्परली स्टोर होता है रजिस्टर मेमोरी के द्वारा जब प्रोसेसिंग का वर्क करता है। मतलब अगर किसी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है तो वो एक टेम्पररी जगह पे टेम्पररी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा हमारी रजिस्टर मेमोरी के थ्रू। द मेमोरी यूनिट कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि रजिस्टर्स होते क्या है। सी एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट जो है वो है हमारा सेट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप हमारा होता है दिस इज द डेटा स्टोरेज यूनिट दैट स्टोर्स वन बिट एट अ टाइम। बिट, बाइट एंड किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब क्या होता है हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि ये एक डेटा स्टोरेज यूनिट है जो कि एक बिट को एक समय पर स्टोर करती है। तो रजिस्टर क्या है? एमयू क्या है हमारा? मेमोरी यूनिट क्या है? सेट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारा? This is a data storage unit that stores one bit at a time. Now, अब हम देखते हैं कि मेमोरी यूनिट कितने टाइप के रजिस्टर्स स्टोर करती है। तो देखो जो मेमोरी यूनिट कितने टाइप के रजिस्टर कंसिस्ट करती है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। इसका मतलब होता है कि सपोज करो मैंने एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मुझे सीपीयू में ना एक 200 प्लेस पे एक डेटा स्टोर है, मुझे वो डेटा चाहिए। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये उस डेटा के एड्रेस को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं। होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी फेच्ड और टू विच डेटा विल बी स्टोर्ड। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जिस जगह से डेटा लेना है या फिर जिस जगह पे डेटा स्टोर करना है। अब जैसे मैंने सीपीयू को बोला कि मुझे 200 प्लेस पे ये डेटा डालना है, तो हमारा जो MAR है वो क्या करेगा? वो एड्रेस स्टोर कर लेगा जहां पे हमें वो डेटा डालना है या फिर हमें वो डेटा वहां से निकालना है। देखिए जैसे कि एग्जांपल में दिया है, इफ द सीपीयू वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000, the MAR will temporarily store the value 1000 क्योंकि वो लोकेशन का नाम है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 200 प्लेस पे मुझे मतलब 200 पे ये डेटा स्टोर करना है, तो 200 क्या हुआ? हमारा एड्रेस। तो वो MAR जो है वो उस एड्रेस को स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड रजिस्टर जो कि है मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR। इसका फंक्शन होता है होल्ड्स द डेटा दैट इज बीइंग रीड और रिटर्न टू मेमोरी। ये वो डेटा होल्ड करता है जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसको अभी हम रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं मेमोरी पे। देखो आफ्टर द सीपीयू रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000, द MDR विल होल्ड द वैल्यू फाउंड एट द एड्रेस। अब
MAR और MDR में डिफरेंस क्या होता है? देखो, MAR होता है कि मैंने वो एड्रेस स्टोर करता है, एंड MDR होता है कि जब हमने डेटा रीड करवाया तो वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे स्टोर कर लेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MAR एंड MDR। नाउ प्रोग्राम काउंटर, इट इज ऑल्सो अ रजिस्टर। इसका फंक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट सीक्वेंस मैनेज करता है कि पहले कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा या कौन सा वैल्यू प्रोसेस होगा। तो जब सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो उसमें सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, बट नेक्स्ट भी तो कुछ डेटा आने वाला होगा जिसपे प्रोसेसिंग होगी। तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सीपीयू अब यूज करेगा उसे उसका एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पीसी कीप्स ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो मैंने बताया ना आपको कि सीयू जो होता है वो सीक्वेंस हमारा असाइन करता है, लाइक मैनेज करता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है ये ट्रैक करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंश्योरिंग द सीपीयू एग्जीक्यूट्स देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो प्रोग्राम काउंटर हमारा सीक्वेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है कि हमारे जो भी प्रोसेस हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेक्ट ऑर्डर में हो रहे हैं, और जो भी फंक्शन अभी चल रहा है उसके बाद जो प्रोसेस हमारा जाने वाला है प्रोग्राम काउंटर उसके एड्रेस को होल्ड करता है। अब आते हैं अदर रजिस्टर्स। तो अदर रजिस्टर्स में एक होता है हमारा अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर क्या होता है? अ रजिस्टर यूज टू हेल्प होल्ड डेटा ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जो कि तब यूज होता है जब हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं IR, वो इंस्ट्रक्शन जो कि अभी सीपीयू वर्क कर रहा है जिस इंस्ट्रक्शन पर, उस इंस्ट्रक्शन को जो रजिस्टर होल्ड करता है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। नाउ स्टैक pointer manage the stack used for storing temporary data and function calls। stack queues ये सब क्या होते हैं ये सब हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए ये देखिए कि manages the stack used for storing temporary data and function calls। कैसे किसी डेटा को कॉल करना है, कैसे वो डेटा आएगा, ये सब, ठीक है। देन आता है हमारा इंडेक्स रजिस्टर यूज टू मॉडिफाई द ऑपरेंड एड्रेस ड्यूरिंग द रनिंग प्रोग्राम। जैसे कि सपोज करो मैंने कोई एडिशन का ऑपरेशन दिया तो उसका ऑपरेंड क्या होगा हमारा ऐड का साइन। देखो वो तो वैल्यूज हो गई 4 and 5, सपोज करो मुझे 4 and 5 ऐड करना है तो वो हो गई हमारी वैल्यूज। जो प्लस का सिंबल है वो क्या हुआ हमारा ऑपरेंड। तो ये जो इंडेक्स रजिस्टर होता है ये रनिंग प्रोग्राम के बीच में अगर हम ऑपरेंड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसे यूज करने के लिए यूज होता है। अब आता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं GPRS। तो ये GPRS क्या होता है? कैन स्टोर डेटा और मेमोरी एड्रेस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा में चेंजेस
करना, उसे अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, ये सब करना डेटा मैनिपुलेशन होता है, किसी भी डेटा को चेंज करना। तो जनरल पर्पस रजिस्टर का काम क्या होता है, ये वो डेटा और मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है जिनमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक हमें डेटा मैनिपुलेशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वो डेटा और मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज के लेक्चर में हमने पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे कॉलेज लेवल एग्जाम्स प्लस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस जब भी हम कोई आईटी का इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए एंड अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।